what's up? Welcome back to the amazing class of CA Interlaw and very good evening to you, very good morning to you, very good afternoon to you, and welcome back to the channel. And फाइनली तो अपन लोग की सारी तैयारी हो चुकी है। हाँ सर, सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। दिस इज द लास्ट फाइनल शॉट जिसमें हम लोग एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब सुनो मेरी बात, एमसीक्यूज करने कैसे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, आराम से एकदम, ठीक है? सुनना। फर्स्ट चीज, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो पास्ट एग्जाम्स में एमसीक्यूज आए हैं ना, वो सारे एमसीक्यूज में इसके अंदर डिस्कस करूंगा, ठीक है? सितंबर 24, जनवरी 25 एंड मई 25, क्योंकि उससे पहले के एमसीक्यू रिलीज ही नहीं है, तो वो सारे एमसीक्यूज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सर इतने से कवर हो जाएगा? नहीं, प्लेलिस्ट में जाओ, मतलब इतने से कवर क्या हो जाएगा, ये तो पास्ट ईयर एमसीक्यूज हो गए जो एग्जाम में आए हैं। फिर आप जाओ कहां पे, ओहो आवाज इको हो रही है, इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सर इतने से कवर हो जाएगा? नहीं, प्लेलिस्ट में जाओ, अभी देखो इतने से कवर क्या हो जाएगा, ये तो पास्ट ईयर एमसीक्यूज हो गए जो एग्जाम में आए हैं। फिर आप जाओ कहां पे, ओहो अब ठीक है, अब देखो डिस्कस करने वाले हैं। सर इतने से कवर नहीं, प्लेलिस्ट में जाओ, इतने से कवर क्या हो जाएगा, ये तो कहां पे, ओहो ठीक है, अब ठीक है स्टार्ट, चलो। तो आई वाज सेइंग दैट कि आपका जो क्या बोलते हैं, ये वाली वीडियो है, इसके अंदर 3 अटेम्प्ट के सारे एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे जो पास्ट एग्जाम में आए हुए हैं। सर इसके अलावा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है देन यू हैव टू डू दैट वीडियो। आप चैनल पे जाओ, चैनल पे आपको 35 केस सिनेरियोज आईसीएआई वाले जो होंगे वो मिलेंगे, और 35 केस सिनेरियोज वाली वीडियो 3 घंटे में कवर्ड है। उसके अंदर 35 केस सिनेरियोज कवर्ड है पूरे जो आईसीएआई ने रिलीज किए हुए हैं। जिन्होंने देख लिए वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो को देखो, उसके अंदर 35 केस सिनेरियोज कवर्ड है ऑफ लॉ एमसीक्यू, ठीक है, जो आईसीएआई ने इशू किए हैं। और एज इट इज उठ के कोई ना कोई एमसीक्यू अगर पेपर में आ जाएगा तो मजे आ जाएंगे, ठीक है? तो एटलीस्ट वहां से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। 35 केस सिनेरियोज वो हो जाएंगे, 3 पेपर के ही हैं, 3 केस सिनेरियोज पर पेपर ये हो गए आपके, तो 9 ये हो गए, अप्रॉक्स 44 केस सिनेरियोज करके जाओगे तो बहुत आराम से एमसीक्यू हैंडल कर लोगे। इसके अलावा सर चलो ये तो हमने कर लिए सर चलो ये तो हमने कर लिए, फिर इसके अलावा मैंने तुमको बोला तो था, कल से डेली रात को एट 9:30 PM, मार्क कर लो, डेली रात से कल से डेली रात को 9:30 बजे, 9:30 भी छोड़ो, चलो 9 बजे, ठीक है, कल से डेली रात को 9 बजे 9 PM शार्प टेलीग्राम में पधार जाना, ठीक है? डेली बेसिस पे मैं एमसीक्यूज डालूंगा, देन एंड देयर वी विल डू द क्विज, ठीक है, वी विल डू द लाइक टेस्ट काइंड ऑफ थिंग हो जाएगी, जिसमें तुमको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुमको एमसीक्यू हो पा रहे हैं, ठीक है? और मैं एमसीक्यूज डालूंगा जिससे तुम आंसर कर पाओगे, देन उसके बाद मैं एमसीक्यू का आंसर बता के, और उसके बाद वहां पर ये भी बता दूंगा कि इसका रीजन ये क्यों हुआ वॉइस नोट के थ्रू। कोई अगर मेरे को आंसर शेयर करना हुआ कहीं बुक में से, या कोई भी अगर इमेज शेयर करनी हुई फॉर दैट आंसर, दैट आई विल आल्सो शेयर, बट वो हेल्प करेगी आपको एक तरीके से ये चीज को, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस गेन करने में कि हमसे हो रहे हैं एमसी। तो ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज आप क्या कर लेना, बस कल कर लेना, ठीक है? तो कल तुमको कितने बजे आना है सर? कल तुमको आना है 9 बजे, और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि ये एमसीक्यूज कर पाओ, ठीक है? और कल से डेली करेंगे सारे चैप्टर के 15 के 15 चैप्टर्स के वी विल डू द एमसीक्यूज, 15 के 15 चैप्टर के वी विल डू द एमसीक्यूज टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वहां ऑल 15 चैप्टर्स के एमसीक्यू करेंगे। सर 15 चैप्टर तो अब आते आते पेपर आ जाएंगे, तो 15 के 15 दिन नहीं करने वाले हम, एक दिन 2 चैप्टर के करेंगे। इस वीक के अंदर सारे एमसीक्यूज निपटा दूंगा जो सारे चैप्टर्स के हैं। हो सकता है जो छोटे चैप्टर है किसी दिन हम 3 चैप्टर भी रख लेंगे। कल हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ठीक है? चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ये दोनों के हम कल कवर करेंगे। उसके बाद फिर मैं ऐसे तुमको डेली बेसिस पे बताऊंगा कि कल कौन सा चैप्टर तुम्हें रेडी करके रखना है, उसके एमसीक्यूज हम उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है?
ठीक है सर, राइट राइट सर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में होंगे, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं, टेलीग्राम चैनल में होंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू ज्वाइन दैट। ठीक है, वहां से ही आपको पता चलेगा। गॉट इट सर। और टेस्ट, हाँ कल टेस्ट भी है, वो जो मॉक टेस्ट मैंने बोला था पूरा कंप्लीट 100 मार्क्स का, वो भी अपलोड कर दूंगा कल, वो भी है। तो 100 मार्क्स वाला पूरा एक कंप्लीट मॉक टेस्ट है, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। यस सर, इज इट क्लियर? अभी एकदम ठीक है। चलो जल्दी मेरे को बोलो, डन 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 सर। करें इसको स्टार्ट, और तुम मेरे को आंसर करोगे, यहां पर भी तुम आंसर करोगे तो तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमसे आंसर हो रहे हैं। वॉल्यूम ठीक तो है अब? ठीक है ना वॉल्यूम? मेरे को इसका कंफर्म करो जल्दी जल्दी कि वॉल्यूम ठीक है या नहीं है, फटाफट करे स्टार्ट। टेल मी वेरी वेरी फास्ट। ठीक है चलो, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इंक्रीज कर दो, कुछ बोल रहे हैं डिक्रीज कर दो। चलो, जिन लोगों का वॉल्यूम लो है ना, तुम लोगों का खुद का वॉल्यूम लो है, मतलब सिस्टम में ऑन करो। ठीक है, इधर बिल्कुल ठीक है एकदम, मजे ना लो, पीट दूंगा पकड़ के। अब ले क्वेश्चन पे आते हैं। अब सुनो, हमने क्या ट्रिक लगाई सर, जब भी हमको कभी क्वेश्चन करना हो तो डायरेक्टली वी विल मूव टू द एमसीक्यू, हम सीधा कहां कूदेंगे? एमसीक्यू पे। बट इंक्रीज करो सर वॉल्यूम। अरे वो तो मैंने माइक म्यूट किया हुआ है, सबर कर लो यार, रुक जाओ। वॉइस बिल्कुल ठीक है, मेरे फोन में अगर चल गई ना, उसके बाद जिसका नहीं चल रहा वो अपने आप देखो। रीड कर लेना। अरे वो तो मैंने माइक म्यूट किया हुआ है, सबर कर लो। सही तो है बात। वॉइस बिल्कुल ठीक है, मेरे फोन में अगर चल गई ना, उसके बाद जिसका नहीं चल रहा वो अपने आप देखो। सही है, ठीक। ये कुटेंगे नालायक मुझसे, कुछ कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं। तुम एक बार मिलो मेरे को, ठीक है? जितने मुंबई वाले हैं वो यहाँ मुंबई में मिलो, जो दिल्ली वाले हैं वो दिल्ली में, आऊंगा दिल्ली में मिलो, फिर मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, बैरी लो, अभी बताता हूँ, रुक तो जाओ। चलो अब सही है सर, तुम लोगों ने सिर्फ मजे लेने से ले लिए। ठीक है, अब वॉल्यूम एकदम ओके है, एकदम ओके है। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? एबीसी पब्लिकेशंस आपको दिया हुआ है कुछ उसका केस, और उस केस में हमने बोला सर सीधा सीधा हम कूद के आ जाएंगे कहां पे? सीधा सीधा हम लोग कूद के आ जाएंगे टू द क्वेश्चंस, और क्वेश्चन पे मैं आया, एडवाइज एबीसी पब्लिकेशन लिमिटेड रिगार्डिंग द अमाउंट एंड इंटरेस्ट दैट कैन बी रिपेड। अब कुछ समझ नहीं आ रहा, जब आप क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ पाओ देन यू गो टू द केस सिनेरियो। अब देखो केस में क्या बोल रहा है, वो बात क्या चल रही है। तो ये केस इज अबाउट एक कंपनी है, उस कंपनी ने क्या करा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करी पब्लिक से, कितने रुपए की? 70 लाख की। कब? 1 मई 2021 को।
कितने महीने के लिए? 36 मंथ्स के लिए। इंटरेस्ट रेट क्या था? 10% पर एनम। अब इधर ध्यान दे लेना सारे, ठीक है, ठीक है, 10% पर एनम। द रीपेमेंट वुड बी मेड ऑन 30th अप्रैल 2024। तो 3 साल बाद हम क्या करेंगे? रीपेमेंट करेंगे। मैक्सिमम टेन्योर 36 मंथ्स का ही होता है, इन्होंने 36 मंथ के लिए इशू कर दी, डिपॉजिट्स उठा ली। उसके बाद एक डिपॉजिटर थे मिस्टर वाई, उनको अर्जेंट नीड पड़ी पैसे की, एज हिज सन वांटेड टू परस्यू हिज हायर एजुकेशन अब्रॉड, क्योंकि उनके बेटे को कहां पढ़ने जाना था? इंडिया के बाहर पढ़ने जाना था, ठीक है सर। His total deposit with the company was 10 लाख रुपीज ऑन 1st of June 2022। उसने रिक्वेस्ट डाली कंपनी को कि प्लीज मेरे को क्या चाहिए? प्री मैच्योर रीपेमेंट चाहिए। तो बंदे ने 10 लाख दे रखे थे, उसने बोला मुझे वापस चाहिए, बट वो पहले आ गया। कब आया? 1 जून 2022 को। तो देखो मई 2021 से अप्रैल 2022, और ये बंदा आ गया 1 जून को। बेटा जून से कंफ्यूज मत होना, ये बंदा मई 21 में इसने पैसे दिए थे, और ये आया कब? 1 जून को। तो मई 21 से 1 जून का मतलब कितने महीने हो गए? 13 महीने। सर कैसे? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये तो 12 महीने हो गए। एंड मई, जून से कंफ्यूज मत होना, 1 जून को ही आ गया है। अगर ये 30 जून को आया होता तो जून का महीना भी काउंट हो जाता, बट ये 13 महीने बाद आ गया। तो 13 महीने बाद आ गया, तो इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सर इसको 1% पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो उसमें से हम क्या काट देंगे? उसमें से हम 1% काट देंगे, और जितने पीरियड के लिए इसने एक्चुअल में पैसा दिया था उतने पीरियड का हम इसको क्या दे देंगे? इंटरेस्ट दे देंगे। तो वी विल गिव हिम 9% इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? 13 मंथ्स। तो इसका आंसर विल बी सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सी हो जाएगा। राइट सर। चलो इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? एडवाइज द पब्लिकेशन कंपनी रिगार्डिंग द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर यू। अब मिस्टर यू के रिगार्डिंग आप इनको बताओ क्या बोल रहे हैं। आप ढूंढो मिस्टर यू कौन है। मिस्टर यू जो है, इसने 6 लाख रुपए डाले थे अपने नाम में। ऑन 18th of September 2022 इसने कंपनी को एप्लीकेशन डाली कि आप ना मेरे नाम से डिपॉजिट हटाकर जॉइंट होल्डिंग में डाल दो इन द नेम ऑफ हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। ओ आपके नाम में, आपकी वाइफ के नाम में एंड 2 चिल्ड्रन, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जॉइंट होल्डर कैन बी मैक्सिमम, चैट पे बताओ फटाफट कितने जॉइंट होल्डर हो सकते हैं इन केस ऑफ डिपॉजिट? हाउ मेनी जॉइंट होल्डर्स कैन बी देयर? यस सर, जॉइंट होल्डर हो सकते हैं 3, मैक्सिमम 3 जॉइंट होल्डर्स कैन बी देयर। तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि आप खुद और अपनी वाइफ और 2 बच्चों के नाम में जॉइंट होल्डिंग ले लो। आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के नाम में ले सकते हो। आंसर विल बी डी। द डिपॉजिट्स कैन बी हेल्ड जॉइंटली बाय मिस्टर यू एंड एनी 2 मेंबर्स। कोई भी 2 मेंबर हो सकता है, वो आपका दोनों बेटे हो, मतलब बच्चे हो, या वो हो सकता है कि दोनों में से कोई एक चाइल्ड हो और एक आपकी वाइफ हो। 3 बंदों के नाम में क्या हो सकती है? जॉइंट होल्डिंग हो सकती है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द बैंकर ऑफ द कंपनी वांटेड अ लिस्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। बैंकर ऑफ द कंपनी चाह रहा है कि आपने जितनी जितनी डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं आप उसकी एक लिस्ट बना के हमें दे दो। एडवाइस कीजिए कंपनी को ऑन व्हाट अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द डिपॉजिट। इनमें से क्या डिपॉजिट माना जाएगा, क्या डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, ये नहीं पूछ रहा, क्या डिपॉजिट माना जाएगा। अमाउंट रेज थ्रू बॉन्ड एंड डिवेंचर, ये तो डिपॉजिट नहीं होता। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड इन ट्रस्ट, ये भी डिपॉजिट नहीं होता रूल 21C के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद अमाउंट रेज थ्रू द इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर, ये भी क्या नहीं होता? ये भी डिपॉजिट नहीं होता। तो क्या डिपॉजिट होता है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम द पब्लिक। जो पब्लिक से पैसा आया वो आपका क्या माना जाता है? डिपॉजिट माना जाता है। वो आपका क्या माना जाएगा? डिपॉजिट माना जाएगा। यस और नो? यस सर। इसके बाद आते हैं केस सिनेरियो नंबर 2 पे। अगेन केस को छोड़ो, सीधा यहां आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल्स, which of the following documents shall not be annexed to the prospectus? prospectus के साथ क्या क्या चीज अनेक्स नहीं की जाती? तो मैंने आपको बताया था यूपी से कैमरा आया वो अटैच होता है। यूपी से कैमरा का मतलब होता है यू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट की कॉपी, पी पावर ऑफ अटॉर्नी, सी का मतलब कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट, ए अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी उसकी कॉपी, और एम कोई मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यूपी से कैम आता है वो प्रोस्पेक्टस के साथ अटैच होता है। तो यहां पर देख लो क्या उसमें कवर नहीं हो रहा, तो कंसेंट ऑफ द एक्सपर्ट आती है, एमडी का कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट आता है, ठीक है, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट आता है, तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। पेपर में हमेशा आपको क्या करना है? पेपर में हमेशा कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में एलिमिनेशन गेम खेलनी पड़ती है। एलिमिनेशन गेम का मतलब क्या होता है? जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो यू सी कि इसमें से कौन सा आंसर नहीं है, तो ये काटना शुरू करो, ये नहीं है अच्छा ठीक है, ये नहीं है अच्छा ठीक है, ये नहीं है ओके, तो कौन सा आंसर होगा वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल गेट द आंसर, सो आंसर विल बी बी। अगला क्वेश्चन,
कॉम्बैट गेमिंग लिमिटेड हैज मेड ऑल्ट्रेशन इन द डॉक्यूमेंट डिलीवर टू द रजिस्ट्रार। ये फॉरेन कंपनी थी, इन्होंने डॉक्यूमेंट आरओसी को डिलीवर किए थे, उसके बाद उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन कर दी। मैं आपसे पूछता हूं फटाफट, ऑल्ट्रेशन का फॉर्म नंबर क्या होता था? ऑल्ट्रेशन का फॉर्म नंबर क्या होता था? जब हम ऑल्ट्रेशन दोबारा से आरओसी को फाइल करेंगे तो ऑल्ट्रेशन कौन से फॉर्म में फाइल होती है? यस, वेरी गुड सर, ऑल्ट्रेशन का फॉर्म होता था FC2। ऑल्ट्रेशन का फॉर्म क्या होता था? FC2। सो ऑल्ट्रेशन फॉर्म वाज FC2। अब ये बोल रहे हैं कितने दिन के अंदर अंदर आपको फाइल करना है? ऑल्ट्रेशन से 30 डेज के अंदर अंदर हमको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। ऑल्ट्रेशन कब हुई है? ऑल्ट्रेशन हुई है, अगर आप केस पढ़ोगे तो यहां आपको दिखेगा कि इन्होंने ऑल्ट्रेशन करी है 29 सितंबर 2023 को। तो 30 डेज काउंट होने कब से स्टार्ट होंगे? नेक्स्ट डे से। नेक्स्ट डे से 30 डेज काउंट होने स्टार्ट होंगे। तो 30 सितंबर से दिन काउंट होने स्टार्ट होंगे और 29 अक्टूबर को ये 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। तो आंसर विल बी 29 अक्टूबर। आंसर विल बी 29 अक्टूबर। वेरी गुड। और सिक्स्थ क्वेश्चन अब रिडंडेंट है, यहां पर आंसर इन्होंने ये दिया हुआ है आरओसी दिल्ली, बट नाउ इट इज आरओसी सीआरसी। सेक्शन 380 में जो FC1 फाइल करते हो वो FC1 किसको फाइल होता है? आरओसी सीआरसी को। तो यहां पर ये वाला आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन तब था बट उसके बाद अमेंडमेंट आ गई। तो फिर अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा आरओसी सीआरसी। गॉट इट? यस सर। इसके बाद आओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। द नेम अप्लाइड फॉर, अब देखो मैंने कोई केस नहीं पढ़ा, ये वाले केस का आंसर आपका डायरेक्टली सीधा इसी क्वेश्चन से निकल जाएगा, तो फिर केस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। जब फंसो तो केस को देखो कि मेरे को कुछ क्वेश्चन में पता ही नहीं चल रहा, तो फिर आई हैव टू रीड द केस, देन आप उसको देखो, क्या बोलते हैं, केस को देखो, देन आप केस को देखो। ठीक है, ठीक है सर। जो नाम अप्लाई किया था एलएलपी ने, वो अप्रूव्ड नेम कितने महीने के लिए वैलिड होता है? सर वो अप्रूव्ड नेम वैलिड होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। एलएलपी के केस में जो अप्रूव्ड नेम होता है वो वैलिड होता है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अगर आप कंपनीज वाला नेम रिजर्वेशन देखोगे तो जो न्यू कंपनी जब अपना नाम रिजर्व कराती है तो इनिशियली 20 डेज, फिर उसको एक्सटेंशन लेना होता है अगर तो ले सकते हैं 20 डेज करके, या फिर सीधा 40 डेज करके। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? नाउ इट्स द टाइम टू रिकॉल द थिंग्स। ऐसे अबड़ अबजब्बा नहीं होना चाहिए कि ओ क्या बोल रहे हैं। न्यू वाली कंपनीज के लिए 20 डेज, फिर एक्सटेंड करा सकते हो, और एग्जिस्टिंग कंपनी अपना नाम चेंज कराती थी तो उसको सीधा 60 डेज मिलते थे। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। क्लियर? कंपनी वाला भी क्लियर हो गया? हाँ सर। यहां पे एलएलपी के लिए कितना रहता है? 3 मंथ्स। इसका नेम रिजर्वेशन 3 मंथ के लिए वो क्या कर देगा? रिजर्व कर देगा। फिर उसके बाद आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनर, अगर उनको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दिया जाए तो वो एलएलपी एक्ट का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। यानी आपको ऊपर आना पड़ेगा केस में और देखना पड़ेगा पार्टनर है कौन कौन। तो इसके अंदर 3 पार्टनर है। अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, 3 पार्टनर है। वाओ। मिस्टर ए इंडिया के अंदर 170 डेज के लिए रहे हैं, मिस्टर बी इंडिया के अंदर 110 डेज के लिए रहे हैं, मिस्टर सी 100 डेज के लिए रहे हैं। तो मैं बोलूंगा मिस्टर बी और मिस्टर सी ये दोनों रेजिडेंट नहीं है। मिस्टर बी और मिस्टर सी ये दोनों रेजिडेंट नहीं है। मिस्टर ए रेजिडेंट है क्योंकि 120 डेज होना चाहिए वो इंडिया के अंदर, तो मिस्टर ए रेजिडेंट है। अब अगर ए और सी को डीपी बना देंगे तो इट इज अ वैलिड कॉम्बो, क्योंकि डीपी में कम से कम 2 में से एक एटलीस्ट क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। 2 डीपी होने चाहिए और 2 डीपी में से कम एक डीपी क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। यस और नो? यस सर। 2 डीपी में से कम एक डीपी रेजिडेंट होना चाहिए। तो अगर मैं ए और सी को डीपी बना दूं तो ठीक है, अगर मैं ए और बी को भी डीपी बना दूं तो भी ठीक है। किसको डीपी बनाना ठीक नहीं है? बी और सी को। अगर तुमने बी और सी को डीपी बना दिया तो पंगा ये पड़ जाएगा कि दोनों के दोनों कौन हो जाएंगे? नॉन रेजिडेंट। ओ, तो बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। B and C will be the correct answer. In how many days a LLP shall file with the registrar the particulars of every individual who has given his consent to act as a designated partner? जो बंदा डीपी बनने के लिए रेडी है तो LLP आगे आरओसी को कितने दिन के अंदर अंदर उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाती है? सर विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। उसकी अपॉइंटमेंट होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी। किसको? आरओसी को। राइट, राइट सर। देन उसके बाद आते हैं अपन ये वाले फेमा वाले पे, एंड यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहले थोड़ा सा केस के बारे में बता देता हूँ। एक कॉलेज है जिसने कुछ ग्लोबल मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स ऑफ विच इज ऑफ 12 मंथ ड्यूरेशन ये इंट्रोड्यूस किया है। इन 12 महीने में से 11 महीने पढ़ाई होगी और 1 महीना जो है फॉरेन टूर के लिए रखा गया। रुद्र प्रताप इज द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, फलाना फलाना कहानी मार रहे हैं, ठीक है। After taking the required permission from the competent ministry, the cultural tour program was chalked out and the team visited Malaysia, Singapore, Australia and New Zealand। तो कल्चरल टूर के लिए गए हैं। सीधा सीधा पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, फॉर व्हाट पर्पस
द कल्चरल टूर्स अप्रूवल ऑफ विच मिनिस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड। कल्चरल टूर के लिए आपको कौन सी मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा? सर कल्चरल टूर के लिए हमको अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। फॉर अवेलिंग द फॉरेन एक्सचेंज फॉर स्टडिंग अब्रॉड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको अब्रॉड में स्टडीज के लिए जाना है तो इनमें से दिया हुआ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब मैं केस पे नहीं जा रहा, इधर देखो, इनमें से दिया हुआ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द ट्रांजेक्शन ऑफ विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ $225,000 प्रोहिबिटेड। नहीं, पढ़ाई के लिए तो आप निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो और अप्रूवल की भी जरूरत नहीं होती। तो मेरे हिसाब से आंसर तो है डी, कि आप $2,25,000 निकाल सकते हो और आपको कोई अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये LRS की लिमिट के अंदर आएगा। LRS की लिमिट कितनी होती है? $2.5 लाख तक, $2,50,000 तक आप निकाल सकते हो। यहां पर आप कितना निकाल रहे हो? $2,25,000। तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस और नो? यस सर। एंड उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? द रेमिटेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर अरेंजिंग कल्चरल टूर फॉर द स्टूडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। ये जो कल्चरल टूर वाला सीन है, ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, इट इज अ करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, या प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है, हाइब्रिड है, अमोर्टाइज्ड है? कौन सी ट्रांजेक्शन है सर ये तो मेरे क्यूटी क्यूटी प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो तो सीधा सीधा आंसर दे देंगे। ये तो मेरे को पता है, ये तो सारे क्यूटी बच्चे आंसर दे सकते हैं। सर इट इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन थोड़ी है। अच्छा, कोई बच्चा मुझे इसका शेड्यूल बता सकता है? इसका शेड्यूल बता सकता है कोई बच्चा? ये कौन से शेड्यूल्स में कवर्ड है? ये जो कल्चरल टूर, डिटेंशन चार्जेस, ट्रांसपोंडर चार्जेस, ये करंट अकाउंट वाला कौन से वाले शेड्यूल के अंदर कवर्ड है? लेट्स सी हु विल आंसर सबसे पहले। ये कौन से? वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड लक्ष्य, एवरीवन इज गिविंग करेक्ट आंसर। सर सेकंड शेड्यूल के अंदर कवर्ड है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के जो रूल्स बने हुए हैं, सेकंड शेड्यूल के अंदर वहां पर ये वाले ट्रांजेक्शन दी हुई है जिनके लिए आपको अलग अलग मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो कल्चरल टूर वाला जो है वो सेकंड शेड्यूल के अंदर के बना है। ठीक है, आगे आओ। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और ये दे रखा है, भाई इसको मार्क करो, अच्छा क्वेश्चन है। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ाया था ये टॉपिक। आई वॉन्ट इसका आंसर तुम लोग दो। मैं तुम्हें क्लियर कट बता देता हूं। एक कंपनी है, उस कंपनी ने ना रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन का डिफॉल्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद इस कंपनी ने क्या करा, बाद में जाकर अपनी गलती सुधार ली। कब? 31 दिसंबर 2023 को, 31 दिसंबर 2023 को कंपनी ने जो ये टर्म लोन का डिफॉल्ट किया हुआ था वो, और जो भी सारे ड्यूज थे वो क्लियर कर दिए। अब कंपनी के ऊपर कोई भी डिफॉल्ट नहीं है। आपको पूछा जाता है किस डेट के बाद डीवीआर इशू हो सकता है? डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू हो सकते हैं। आफ्टर विच डेट द कंपनी कैन इशू द डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर। और इतने तक जिन लोगों ने, नालायकों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो वीडियो को कर लेना लाइक, क्योंकि जो करेगा लाइक उसको मिलेंगे 5 नंबर एक्स्ट्रा फ्रॉम माई साइड। आप कैसे दोगे मार्क्स? हाँ जी, किस डेट के बाद डीवीआर इशू हो सकता है? ऑन और आफ्टर विच डेट द डीवीआर कैन बी इशूड? आई वांट आंसर। मेरे को ये मत बताओ 5 साल, ये तो मेरे को भी पता है 5 साल। आई वांट आंसर। जितने लोग लिख रहे हैं, देखो दो पॉसिबल आंसर आ रहे हैं। एक बच्चा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी। जो नालायक हैं वो सी बोल रहे हैं। जो सी बोल रहे हैं ना नालायक, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? उनके दिमाग में चल रहा है 3 साल फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जिन लोगों ने ये आंसर दिया है ना, उनके दिमाग में चल रहा है जिस दिन डिफॉल्ट ठीक हुआ वहां से 3 साल। जो लोग ए आंसर देंगे उनके दिमाग में चल रहा है जिस दिन से डिफॉल्ट ठीक हुआ वहां से 5 साल। अब मैं बता दूं यहाँ पे पंगा क्या था। यहाँ पे पंगा ये था, जिस दिन आपने डिफॉल्ट ठीक किया, वो डिफॉल्ट ठीक होने की डेट से 5 साल नहीं गिनने होते। जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिफॉल्ट ठीक होता है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 5 साल गिनते हैं। तो ये खत्म, ये डिफॉल्ट ठीक हुआ 31 दिसंबर 2023 को, बट इसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2024 को। और यहां से 5 साल आप गिनोगे तो इट विल बी 31 मार्च 2029। इतने तक आप डीवीआर लेकर नहीं आ सकते, यानी 1 अप्रैल 2029 या उसके बाद आप डीवीआर लेकर आ सकते हो। ओ हाँ, ये गलती मत करना। आपको फाइनेंशियल ईयर, जहां से फाइनेंशियल ईयर एंड होता है ना, वहां से 5 साल देखने हैं। पहली बात तो 5 साल देखने हैं। जो लोग 3 साल देख रहे थे वो भी गलत कर रहे थे। आपको 5 साल देखने हैं। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस दिन आपका डिफॉल्ट ठीक हुआ वहां से 5 साल नहीं देखने, वो डेट किस फाइनेंशियल ईयर के अंदर पड़ रही है, वो फाइनेंशियल ईयर जहां एंड होगा वहां से 5 साल देखने हैं। ओ
गॉट इट। पर फिर हम ये क्यों कंफ्यूज हुए 3 साल वाला, वो तुम बायबैक वाले में फंस गए कि अगर बायबैक वाले में भी एक प्रोहिबिशन होती थी कि अगर तुमने ये सारी चीजों का डिफॉल्ट किया हुआ तो तुम बायबैक नहीं कर सकते, बट अगर तुमने उन चीजों के डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर लिया और रेक्टिफिकेशन से 3 साल बीत चुके हैं, वहां उसी डेट से देखते हैं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से नहीं देखते, वहां एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से नहीं देखते, वो बायबैक वाला केस है, इसलिए तुम दोनों को मिक्स कर रहे हो। डीवीआर वाला केस अलग है, डीवीआर इज अंडर सेक्शन 43, बायबैक वाला केस अलग है, अंडर सेक्शन 70 जो प्रोहिबिशन दी हुई है, समझ गए? तो वहां नहीं फंसना है आपको, राइट? राइट सर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2029, बी विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर। ठीक है, ठीक है सर। 14 पे आओ। An act has been passed by the government and so sufficient time has elapsed since the act was passed, but अभी तक उसको फोर्स में नहीं लाया गया। एक एक्ट पास हो गया बट अभी तक वो फोर्स में नहीं आया, अभी तक वो एक्ट फोर्स में नहीं आया, तो बताओ एज पर जीसीए विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्लीज बेटा बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब भी आप एमसीक्यू पढ़ो सीधा ऑप्शंस के ऊपर भी नहीं कूदते हैं, पहले एक एक शब्द पढ़ लिया जाना चाहिए ताकि वो समझ जाओ वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट या विच इज नॉट करेक्ट, ये ध्यान से पढ़ना, यही नहीं पढ़ा तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, समझे मेरी बात? ओ चलो आगे मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा, इस चलती लाइव के अंदर एडमिट कार्ड आ गए, अभी अभी एडमिट कार्ड आए हैं, ओहो अब तो सर फरमान जारी हो चुका है। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा बी। कोर्ट जो है वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब एक रिट देकर पूछ सकता है कि भाई ये बताओ, देखो मैंडेमस इशू नहीं हो सकती, कमांड इशू नहीं हो सकती कि आप इसको फोर्स में लेके आओ ही आओ, बट हाँ उससे पूछा जा सकता है गवर्नमेंट से, भाई किस डेट से आप लाने की सोच रहे हो, कब से इसको फोर्स में लाया जाएगा, तो वो पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है सर। एंड क्वेश्चन नंबर 15 तो बिल्कुल बोनस क्वेश्चन था। विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट इन ऑल द लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन एंड अनलेस एनीथिंग इज देयर रिपग्नेंट in the context word importing the masculine gender shall be taken to include the female, always he includes she as per the general clause act। ठीक है, ठीक है सर। लो ये इजी से क्वेश्चन थे, अगर सोचो ये पेपर में आए होते और 30 में से 30 आ जाए, ओ मजे ना आ जाए हमारे। क्यों गलत कर रहे हो इसमें, क्या गड़बड़ हुई तुम्हारी? तुमने सारे आंसर ठीक लिखे होंगे, कई बच्चे, किस किस के ऐसे, कौन कौन ऐसे बच्चे थे जिसके सारे आंसर ठीक थे, जिसने चैट पे यहाँ पे सारे आंसर ठीक लिखे हैं, और ऐसे कौन से बच्चे थे जिनके एटलीस्ट 12 तो ठीक ही थे, 12 या उससे ऊपर तो ठीक ही थे, एक दो गलत हुए थे कोई बात नहीं चलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर जिनके सारे ठीक थे, सारे? देखो कितने सारे बच्चे हैं जिनके सारे ठीक थे, बताओ। और पेपर में फंस जाते हो तुम। पेपर में अगर काम माइंड के साथ आप एमसीक्यू करोगे ना, काम माइंड के साथ एमसीक्यू करोगे तो आराम से हो जाएंगे। और एमसीक्यू को बिल्कुल पहले भी नहीं उठाना, एमसीक्यू को बिल्कुल लास्ट में भी नहीं उठाना, मिड में उठाना। जब डिस्क्रिप्टिव वाला आपका 50-60% पेपर हो जाए ना, के बाद एमसीक्यू उठा लेना। बिल्कुल शुरू में मत उठाना, उसमें टाइम वेस्ट करोगे, बिल्कुल लास्ट में मत उठाना क्योंकि उसमें टाइम बचेगा नहीं तुम्हारे पास। फिर तुम लोग क्या करोगे, उधर वो गोले गोले भी करने होते हैं, फिर उसमें गड़बड़ कर दोगे और अगर एक गड़बड़ हुई तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, तो डोंट डू दैट। वेरी गुड। जिनके 12, 13, 14, 15 करेक्ट थे, सैल्यूट फॉर योरसेल्फ, बढ़िया एकदम बढ़िया। ठीक है, ठीक है सर। चलो अभी नेक्स्ट वाले में देखते हैं, अगेन फिर दोबारा हम ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे 3 से ज्यादा गलत हमारे ना हो। ठीक है, चलो। और असली मजा तो आएगा तुमको कल से टेलीग्राम में, जब मैं एमसीक्यू डाल के तुम्हारा टेस्ट लूंगा वहां पे, राइट? वो सब मैं बताऊंगा तुमको, डिस्क्रिप्टिव में कितना टाइम लगना चाहिए, एमसीक्यू में कितना टाइम लगना चाहिए, शुरू के 15 मिनट में क्या करना, उसकी टेंशन ना लो, सब तुमको बोला ना। 7 तारीख को पेपर है ना, तो 7 तारीख को 1:45 तक साथ हूं ना, बात खत्म, टेंशन क्यों ले रहे हो? पढ़ो इधर। क्वेश्चन नंबर 1, इसके एमसीक्यूज थोड़े इन्होंने गंदे बनाए थे, ये जनवरी 25 वाला है और इसके एमसीक्यूज थोड़े से गंदे थे। पढ़ते हैं चलो। सबसे पहला क्वेश्चन, टू whom should have मिस्टर रोहन इन्फॉर्म्ड अबाउट रेजिग्नेशन? कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो केस पे ऊपर कुछ तो कहानी हुई है। जेके लॉजिस्टिक लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन द लॉजिस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, 5 साल पहले 75% ऑफ दिस कंपनी वाज एक्वायर्ड बाय आरके लॉजिस्टिक। तो मैं बोलूं आरके लॉजिस्टिक जो है वो होल्डिंग कंपनी बन गई क्योंकि ये इसमें 75% होल्ड करती है, और जेके लॉजिस्टिक जो है ये क्या बन गई, सब्सिडरी कंपनी। बिल्कुल सर। जो आरके लॉजिस्टिक कंपनी है, ये आरके लॉजिस्टिक कंपनी का प्रेजेंस हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में है। और हुआ क्या, एज टाइमली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज ऑफ स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंस, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नमेंट के लिए, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इन कंपनीज में स्टेक खरीद लिया। अब 3 स्टेट गवर्नमेंट ने 19%, 20% और 18% इसमें स्टेक डाल दिया, तो मैं टोटल मिला के बोलूं तो 57% हो गया।
तीन गवर्नमेंट का, तीन स्टेट गवर्नमेंट्स का मिला के इस कंपनी के अंदर स्टेक कितना आ गया बेटा? 57%। 57%। तो ये कंपनी क्या होता है सर? ये कंपनी कौन सी बन गई सर? ये कंपनी बन गई गवर्नमेंट कंपनी। और अगर मेरी बात सुनो ना, कितने क्यूटी हो तुम, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी बन गई तो मुझे जल्दी से क्यूट क्यूट बच्चों की तरह ये बता दो फटाफट, अच्छे अच्छे नोने नोने बच्चों की तरह, जो प्याले प्याले बच्चे हैं ना, अच्छे अच्छे हैं ना, जल्दी जल्दी से बोलते हैं ये वाली कंपनी क्या कहलाएगी? मेरे को पता है सबके सब 100+ स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस लाइव, ठीक है? एवरीवन विल गिव द करेक्ट आंसर। आई बिलीव कि इसका आंसर तो सही दोगे। ये कंपनी कौन सी कंपनी हो जाएगी? वेरी गुड बेटा, परफेक्ट आंसर कि सर ये कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, बीइंग अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। अगर एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो ये कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी, बिकॉज इट इज द सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर रोहन जो था वो क्या था? वो ऑडिटर था जेके लॉजिस्टिक्स का, यानी गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर था, क्योंकि जेके भी एक गवर्नमेंट कंपनी बन गई बीइंग अ सब्सिडरी। भाई क्या क्वेश्चन कनेक्ट मारा है, कहां से कहां, मतलब चैप्टर नंबर 1 की नॉलेज भी जज कर ली, ठीक है, ऑडिटर वाले चैप्टर की नॉलेज भी जज कर ली, सब पूछ लिया तुमने इसके अंदर। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन भी कवर हो गई, सब्सिडरी की डेफिनेशन भी कवर हो गई इसके अंदर। ये कंपनी ने क्या करा, ये जो जेके लॉजिस्टिक्स है, इस कंपनी में से ऑडिटर ने रिजाइन करा है। तो वो बोल रहे हैं बताओ ये जो ऑडिटर ने रिजाइन करा है मिस्टर रोहन, इसको किस किस को अपने रेजिग्नेशन के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा? तो इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा सर C&AG को और ROC को भी, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसको रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगा और C&AG को भी बताना पड़ेगा, और अगर नहीं बताया तो पेनल्टी लग जाएगी मैक्सिमम कितने रुपए की? 50,000 की। मैक्सिमम पेनल्टी लग जाएगी कितने की? 50,000 की। यस और नो? यस सर, गॉट इट सर। वाओ। अच्छा, अगर ये गवर्नमेंट कंपनी ना होती तो फिर C&AG को बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, बेस्ड ऑन द शेयर होल्डिंग पैटर्न बताओ दोनों कंपनी क्या है? अब ये तो हम पहले आंसर निकाल चुके हैं तो टाइम सेव हो गया। तो ये दोनों कंपनी हमारी क्या है सर? ये दोनों कंपनी हमारी गवर्नमेंट कंपनी है। थर्ड क्वेश्चन, with respect to the act carried out by Mr. Avinash, the partner of the new audit firm, what can you infer about the appointment of new firm as an auditor of this company? अब इसके लिए मेरे को ऊपर चलना पड़ेगा कि अविनाश ने कांड क्या करा है। यह अविनाश ने कांड क्या करा है सर? एक और फर्म थी जिसको ऑडिटर अपॉइंट किया गया, उस फर्म के अंदर एक मिस्टर अविनाश थे जो पार्टनर थे, और इस बंदे ने क्या करा? इस बंदे ने उसी कंपनी से आरके लॉजिस्टिक्स से ही क्या ले लिया? इससे क्या लिया? 3.5 लाख रुपए का पैसे बोरो कर रखे हैं एंड 1,49,000 का कुछ सर्विसेज ली थी, उसके पैसे देने हैं, यानी अल्टीमेटली 3.5 लाख तो लोन ही लिया था वो वापस करना है, और 1.49 लाख यानी कि 4.99 लाख इसने पैसे देने हैं आरके लॉजिस्टिक के, ठीक है, इस कंपनी के आरके लॉजिस्टिक्स के। तो कौन सी कंपनी में से ऑडिटर हटा था? जेके में से। यहां पे जो दूसरा ऑडिटर आया उसने इस कंपनी के पैसे देने हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप इंडेटेड नहीं होने चाहिए उस कंपनी के, उसकी होल्डिंग के, उसकी सब्सिडरी के या उसके एसोसिएट के 5 लाख से ज्यादा के। 22 शत नमन जिस बंदे ने क्वेश्चन बनाया। आप इंडेटेडनेस नहीं होनी चाहिए। प्रीति गुप्ता जी, इंडेटेडनेस 5 लाख की देखी जाती है, गारंटी 1 लाख की देखी जाती है। मैडम लिख रही है इंडेटेडनेस 1 लाख, गारंटी 1 लाख पे चेक होती है, इंडेटेडनेस इज ऑफ 5 लाख। आप इंडेटेड नहीं होने चाहिए कंपनी के, कंपनी की होल्डिंग के, कंपनी की सब्सिडरी की, कंपनी के एसोसिएट के या फिर फेलो सब्सिडरी के। यार आ गया? तो यहां पर आप उसकी होल्डिंग के इंडेटेडनेस में हो, बट कितना हो? 5 लाख से अंदर अंदर हो ना, तो की फर्क पैंदा है। यहां पर आपकी कोई लिमिट ब्रीच नहीं हो रही है, आप ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो। तो आप यहां पर लिखो आंसर नंबर ए, इट इज एब्सोल्युटली वैलिड सिंस द इंडेटेडनेस इज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा है ये वाला पॉइंट देके। ध्यान रखना, गारंटी 1 लाख होती है, इंडेटेडनेस हमेशा कितनी होती है? 5 लाख। वाओ, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन पे आओ। ये सिनेरियो नंबर 2, इस पे भी मार्क कर लो। बड़ा ऐसा अजीब सा ही बना रखा है क्वेश्चन, मतलब जानबूझ के जबरदस्ती बस कंफ्यूज करने वाला। पहले मैं समझा देता हूं हुआ क्या। एक कंपनी थी XYZ लिमिटेड, ठीक है, उस कंपनी ने नोटिस भेजा 3 अगस्त को कि हम क्या करा रहे हैं? हम AGM करा रहे हैं। AGM कब होगी? 5 सितंबर को, ठीक है।
बट उस दिन कोरम आ नहीं पाया, जिसकी वजह से एजीएम को एडजर्न कर दिया गया और 12 सितंबर को एडजर्न एजीएम रखी गई। फिर जो एडजर्न एजीएम थी, तो एडजर्न एजीएम के अंदर इन्होंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थे वो क्या करे रखे, बट वो अडॉप्ट नहीं हो पाए क्योंकि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से अडॉप्ट नहीं हुए। ठीक है, बट कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अडॉप्ट नहीं हुए, कंपनी ने वो फाइल नहीं किए टू द आरओसी। बहुत बढ़िया, ये गड़बड़ करी, ये तुमको फाइल करने थे बट ये तुमने गड़बड़ कर दी। आगे क्या हुआ सर, फिर 2 दिसंबर को कंपनी ने ना एक ईजीएम बुलाई और ईजीएम के अंदर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अडॉप्ट कर लिया। कंपनी सेक्रेटरी बिजनेस टूर पे था, वो एब्सेंट था फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर टू 2nd ऑफ जनवरी, तो ये एक्चुअल में फाइल हुए आरओसी को 3rd ऑफ जनवरी को। तो आपको बताना है कि क्या क्या यहां पर होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन company should take filing of financial statement with the ROC with respect to the AGM could not be held on 5th of September। जो AGM 5 सितंबर को नहीं हो पाई थी, उससे रिलेटेड आप क्या करोगे? तो पहला बोलता है हम जाके ROC को बताएंगे कि कोरम की वजह से ना AGM नहीं हो पाई। ये कहां लिखा है लॉ में? तुमको बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम चुपचाप जाओ और बस क्या करो, जो तुम्हारे अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फाइल कर देना बस। तो आपको क्या करना था सर? आपको करना था पता है क्या? आपको करना था सिर्फ और सिर्फ ये वाला ऑप्शन, देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी टू इन्फॉर्म द फैक्ट टू आरओसी। लॉ में कहीं नहीं लिखा कि आपको आरओसी को जाके इन्फॉर्म करना है कि हमारी मीटिंग में ना कोलम नहीं आया। कोरम मतलब कोलम, मेरे बाबू ने थाना था आया, ठीक है, हमारी मीटिंग में कोलम नहीं आया, कोरम आया नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम मीटिंग एडजर्न कर रहे हैं, ये थोड़ी बताना है। हाँ, पर अनअडॉप्टेड वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करने थे, 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करने थे, वो क्यों नहीं करे? वो करने थे। सो दिस इज द आंसर। फिर 12 सितंबर को जो अडॉप्ट नहीं हुए उसमें बताओ क्या करोगे? अगेन सेम आंसर। आपको जाके आरओसी के आगे कोई ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि हमने एजीएम कराई बट एजीएम एडजर्न हो गई, उसमें अडॉप्ट नहीं हुए। तुम सीधा अनअडॉप्टेड स्टेटमेंट क्या करो? फाइल करो। तुम सीधा अनअडॉप्टेड स्टेटमेंट क्या करो? फाइल करो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, और आरओसी उसको अपने पास रखेगा एज अ प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज अ प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बच्चा बोल रहा है बी क्यों नहीं होगा? बेटा यहां लिखा है शुड इन्फॉर्म, यहां लिखा है शुड इन्फॉर्म कि उसको जाके आरओसी को बताना था। कहां लिखा है ऐसा बताना था? तो ये बताने वाला सीन नहीं था, इसलिए दर्श यहां पर बी आंसर नहीं होगा। ठीक है, आंसर विल बी सी। ऐसे यहां पर भी आंसर क्या हुआ? सी। आपको आरओसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, देयर इज नो ऑब्लिगेशन दैट कंपनी शुड गो टू द आरओसी एंड कंपनी विल से कि हाँ हमने एजीएम नहीं कराई फॉर सो एंड सो रीजन, अब हम ये अनअडॉप्टेड वाले फाइल। तुमको सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देनी, यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू इन्फॉर्म एनीथिंग टू द आरओसी, यू जस्ट हैव टू फाइल द इंफॉर्मेशन अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडजर्न्ड एजीएम। एडजर्न्ड एजीएम के 30 डेज के अंदर अंदर आप क्या करो? फाइल कर दो। राइट राइट सर। देन उसके बाद 6th क्वेश्चन क्या बोलता है? 6th क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन जो आपको 2 दिसंबर के हिसाब से लेना था। तो 2 दिसंबर को जब ईजीएम के अंदर वो एक्चुअल में क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, अडॉप्ट हो गए, तो तब आपको अडॉप्टेड वाले 30 डेज के अंदर फाइल करने थे। 30 डेज के अंदर वो आपको क्या करने थे? फाइल करने थे। बट 30 डेज के अंदर अंदर आप फाइल करोगे, और 30 डेज कहां से काउंट करोगे सर? 30 डेज काउंट करेंगे यहां से, ये रहा। XYZ Limited is not required to inform the registrar the fact that the financial statement were not adopted in the adjourned AGM held on 12th of September, but adopted financial statement will be required to be filed with the registrar within a period of 30 days from 2nd of December, which will be treated as the financial statement of this company, and previously वाले क्या माने जाएंगे? प्रोविजनल माने जाएंगे। प्रीवियस वाले प्रोविजनल माने जाएंगे। अब इंस्टीट्यूट ने इसके 2 आंसर दिए हुए हैं, ए भी दिया है और बी भी दिया है। उन्होंने बोला ए और बी दोनों ठीक है, क्योंकि तुम्हारी एडजर्न्ड एजीएम होती जा रही थी, बट एडजर्न्ड एजीएम तो छोड़ो, तुमने ईजीएम में इन्हें अडॉप्ट करा था। ये रहा, इन्होंने 2 तारीख को क्या बुलाई? एक ईजीएम बुलाई और उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट हुए हैं। तो इसके बारे में भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई एजीएम क्यों नहीं कराई, ईजीएम में कैसे अडॉप्ट कर रहे हो। तो यहां पर इंस्टीट्यूट से थोड़ी गड़बड़ हुई, इन्होंने 2 पॉइंट के अंदर आंसर दे दिया, तो ए और बी दोनों आंसर है। यहां पर कंपनी शुड इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार the fact that financial statement were not adopted in the adjourned AGM, adjourned AGM में financials adopt नहीं हुए थे, इसलिए हम EGM करा के उसे क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं। 30 डेज के अंदर अंदर फाइल कर दो और उन्हें फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाएगा। ये ए वाला जो आंसर था, ये ए वाला आंसर भी वैलिड दिया था इंस्टीट्यूट ने, और बी वाले आंसर में लिखा यहां पर आपको ये नहीं बताना कि एडजर्न्ड एजीएम में हुआ था, बट अडॉप्टेड वाले आपको फाइल करने पड़ेंगे। तो दोनों ही कर सकते हो, मेरे हिसाब से बी ज्यादा बेटर आंसर है, तो मैंने इसलिए बी पे टिक मारा। ठीक है, आपको लगता है आपका ए आपने लिखा था, तो इंस्टीट्यूट ने ए को भी ठीक किया है।
फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली। 7th क्वेश्चन पे आओ। 7th क्वेश्चन बोलता है अगर मान लो कि एजीएम हुई ही ना होती तो फिर आप क्या करते। अगर एजीएम हुई ही ना होती इन द अबव केस सिनेरियो इन केस XYZ लिमिटेड कुड नॉट कन्वीन द एजीएम टिल 2nd of December, अगर एजीएम हुई ही ना होती देन व्हाट यू वुड हैव डन, देन व्हाट यू कुड हैव डन, यस और नो। तो सर अगर एजीएम हुई ना होती तो फिर हम क्या करते। इवन द एनुअल जनरल मीटिंग वाज नॉट हेल्ड, तब भी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइल करने ही थे, साथ में रीजंस बताने थे कि हमने एजीएम क्यों नहीं कराई, एंड ये 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करने थे। कहां से, फ्रॉम द लास्ट डेट जहां तक एजीएम हो जानी चाहिए थी, द लास्ट डेट अप टू विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आप क्या कर दो, फाइल कर दो। राइट मुझे जल्दी से बताओ ये वाले केस तक की सारी कहानी क्लियर है, तो हम आगे चलेंगे। 60 डेज प्रोविजन नहीं है तनिष्का, वो एनुअल रिटर्न का होता है, क्यों गड़बड़ कर देते हो। क्लियर है बेटा, जल्दी बोलो डन 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 डन। हाँ जी बी वाला कौन सा, बी वाला कौन सा, व्हाट बी वाला, ये वाला 6th क्वेश्चन कह रहे हो, 7th का बी। अरे क्वेश्चन नंबर बताओ ना नालायकों। 6th के दो आंसर दिए थे इन्होंने, एक ए और एक बी। ए में बोला हुआ है कि हाँ इन्फॉर्म करना है, बी में बोला हुआ है नहीं इन्फॉर्म नहीं करना। इसे प्रोविजनल ट्रीट किया जाएगा, जो अडॉप्टेड वाले फाइल करोगे वो फाइनल होगा। ये भी ठीक कर दिया, ये भी ठीक कर दिया, ठीक है। मेरे हिसाब से बी आंसर करेक्ट है, बी इज एब्सोल्युटली ओके, राइट। और 7th के बी में क्या है, 7th का बी आंसर बनेगा ही नहीं। वो बोल रहा है सिंस द एजीएम वाज नॉट हेल्ड XYZ लिमिटेड वाज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार। क्यों, फाइल तो करना ही था। यहां लिखा है कि आपको फाइल ही नहीं करना है, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो गलत प्रोविजन है, फाइल तो करना ही था। तो आंसर विल बी डी, ठीक है। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद आ जाओ, ये तो इजी क्वेश्चन है। लो जी, एक कंपनी है जिसका नाम है एनसीएल, और ये इनकॉर्पोरेट हुई कब, 2017 में, ठीक है सर। इन्होंने कहानी कहां पकड़ी हुई है, मैं आपको सीधा वहां लेके चलता हूं, सुनना जरा। ये बीसीपीएल ये 5% होल्ड करती थी एनसीएल में सिंस February 2018। February 2022 में एनसीएल ने बीपीसीएल में या बीसीपीएल में जो भी है इसके अंदर 70% स्टेक ले लिया, तो ये एनसीएल होल्डिंग बन गई और ये बीसीपीएल सब्सिडरी बन गई। बट सब्सिडरी बनने से पहले, सब्सिडरी बनने से पहले क्या करती थी, इसमें होल्डिंग होल्ड करती थी। क्या वो उसको रख सकती है या उसको छोड़नी पड़ेगी? यस, ये जो कंपनी है सब्सिडरी बनने से पहले से होल्ड करती थी, तो क्या वो होल्डिंग इसको अभी भी रखनी पड़ेगी, मतलब रख सकती है या इसको छोड़नी पड़ेगी? सर रख सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये रख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीसीपीएल में कंटिन्यू टू होल्ड 5% इक्विटी होल्डिंग इन द एनसीएल, क्योंकि वो बिफोर बिकमिंग सब्सिडरी था। एक क्वेश्चन पूछ लूं इस पे, हाँ सेक्शन 19 की एक्सेप्शन है ये, इस पे वोटिंग राइट मिलेगा? इस पे वोटिंग राइट मिलेगा? मान जाऊंगा मैं अगर तुमने सही आंसर दे दिया सब लोग ने, तो इस पे वोटिंग राइट मिलेगा? नो सर, वोटिंग राइट मिलता है अगर कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग के शेयर होल्ड करती है इन द कैपेसिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर ट्रस्टी। एलआर या ट्रस्टी की कैपेसिटी में होल्ड करोगे वोटिंग राइट मिलता है, ये वाली कैपेसिटी में होल्ड कर सकते हो बट वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। राइट सर, आगे आओ। योगेश वन ऑफ द शेयर होल्डर डिपॉजिट इन एडवांस द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू ऑन हिज शेयर। इसने बंदे ने कॉल इन एडवांस पे कर दी। जब इस बंदे ने कॉल इन एडवांस का पैसा दे दिया, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा,
बोलते हैं बताओ विच इज द करेक्ट ऑप्शन जो आप चूज करोगे। क्या कॉल्स इन एडवांस पे डिविडेंड मिलता है? नहीं सर। सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 प्रोहिबिट करता है कॉल्स इन एडवांस पे, जो एडवांस वाला अमाउंट आएगा उसके रिस्पेक्ट में आपको कोई डिविडेंड वगैरह नहीं मिलेगा। तो योगेश बंदे को कोई यहां पे आपको डिविडेंड नहीं देना ऑन द कॉल मनी इन एडवांस। तो 9th का आंसर इज एब्सोल्युटली ए। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू द बोर्ड आइडेंटिफाइड सेलेक्ट ग्रुप ऑफ 50%, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 50 लोगों को सेलेक्ट करा कि हम इनको प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहते हैं, एंड इशूड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एंड एप्लीकेशंस ड्यूली फॉलोइंग द रिक्वायर्ड प्रोसीजर अंडर द कॉर्पोरेट लॉज, अंडर द कॉर्पोरेट लॉज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सर कोई भी एडवर्टीजमेंट जो है ना वो इशू नहीं होती है। When you are coming up with a private placement, तो आपको पब्लिकली कोई ऐड नहीं लानी। जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो, सेक्शन 42 क्या बोलता है कि आपको कोई ऐड वैड कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो शेयर प्राइवेटली प्लेस्ड लोगों को दे रहे हो, जो आपके सिलेक्टेड आइडेंटिफाइड पीपल है उनको आप दोगे। तो आपको यहां पर कोई भी क्या कराने की जरूरत नहीं है सर, कोई भी आपको जो है प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आपको ऐड कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, और यहां पर आपको फेमा के लिए थोड़ा सा केस पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको मेजर पॉइंट बता देता हूं। ये रहा, मिस्टर कूपर ने ना एक डील साइन की है किसके साथ, नॉन रेजिडेंट के साथ, लास वेगस में इन द यूएसए फॉर परचेज ऑफ वन ऑफ द विला कॉस्टिंग USD 6 लाख, और इसके लिए इनको कमीशन देनी है। तो इन्होंने ना एक कोई डील वील किया है वही इमोबल प्रॉपर्टी की, और उसके लिए कमीशन देनी है। तो कमीशन के लिए कितना मैक्सिमम कमीशन दे सकते हैं कि अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा? 5% ऑफ द रेमिटेंस, 5% ऑफ द रेमिटेंस और $25,000 विच एवर इज हायर। तो 5% ऑफ 6 लाख निकालोगे तो कितना होगा बेटा? 6 लाख का 5% इट विल बी 30,000। तो 30 और 25 विच एवर इज हायर, तो 30,000, तो 30,000 इतना आप दे सकते हो। और उसके बाद इसने क्या करा है, इसने ना कुछ लास्ट ईयर कुछ लैंडस्लाइड्स हुए थे, कुछ जियोग्राफिकल डिस्ट्रप्शंस हुई थी, जिसकी वजह से कुछ सिनेरियो जो था वहां पर जो लैंड वगैरह थी वो खराब हो गई थी। तो इनको दोबारा से ना कुछ कंस्ट्रक्शन करानी थी, और कंस्ट्रक्शन वगैरह कराने के लिए इन्होंने बाहर से क्या ली? कंसल्टेंसी ली। तो मैं बोलूं इन्होंने इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंसी ली है। दे हैव टेकन द कंसल्टेंसी फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। तो कंसल्टेंसी में 2 लिमिट होती थी, अगर इंफ्रा के लिए लोगे तो 1 करोड़, 1 करोड़, अदर के लिए लोगे तो 10 लाख। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बड़ा वर्ड, ठीक है, तो बड़ा अमाउंट है 1 करोड़, अदर इज अ छोटा वर्ड, तो 10 लाख छोटा अमाउंट है। तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंसल्टेंसी ली। वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है दोनों केस में मुझे बताओ कि मैक्सिमम कितना आप पैसा रेमिट कर सकते हो बिना अप्रूवल के। तो मैं बोलूंगा ये वाले फ्लैट वाले केस में 30,000 कर सकते हैं, और कंसल्टेंसी वाले केस में 1 करोड़ कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा $30,000 एंड $1 करोड़। दैट इज आंसर नंबर ए। $30,000 एंड $1 करोड़, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, यस सर। यही सेम केस कल भी करा था? नहीं, वो अलग था। Considering the provision of the FEMA, decide upon the process of releasing the container from the Italian port. आपका कहीं बाहर किसी इटालियन पोर्ट पे क्या हो गया? एक कंटेनर फंस गया, ठीक है, आपका इटालियन पोर्ट पे क्या फंस गया? एक कंटेनर फंस गया। ये देखो, ये रहा। Machine have been packed in container and shipped via sea. The detention charges to be paid by the seller are well above the rate as prescribed by the Director General of Shipping. ओहो, अगर तुम डायरेक्टर जनरल शिपिंग ने जो रेट बता रखा है उससे ज्यादा डिटेंशन चार्जेस पे करोगे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट से क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा। देन यू हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। तो ये रहा, this company shall have to obtain the prior permission of the Ministry of Surface Transport for the payment of detention charges as it exceeds the rate which is prescribed by the Director General of Shipping. Right, right sir. इजी था, ये भी इजी था। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक मिस्टर टोनी कक्कड़ है, टोनी कक्कड़ नहीं मतलब मिस्टर टोनी है। ये बंदा नॉन रेजिडेंट है बट मैन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। ही हैव माइग्रेटेड टू यूएसए। बंदा कहां जा चुका है? यूएसए जा चुका है। बट ये चाह रहा है कि अपना USD $260,000 इंडिया में रेमिट करे। क्यों? क्योंकि ये यहां पर क्या खरीदना चाहता है? वाओ, फार्म हाउस। ये बोल रहा है सैलमोन भाई फार्म हाउस में रहते हैं, मैं भी इंडिया के अंदर क्या खरीदूंगा? फार्म हाउस खरीदूंगा। फार्म हाउस वगैरह का कुछ बिजनेस वगैरह करना चाहता है। क्या ये नॉन रेजिडेंट फार्म हाउस का बिजनेस कर सकता है? नो।
नो। फार्म हाउस का बिजनेस आपको क्या है, प्रोहिबिटेड है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सर सी। ये नहीं कर सकता बिकॉज इट इज अ प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन। फार्म हाउस में आपको पैसे डालना मना है। ओ, क्वेश्चन नंबर 4, मान लो एक पार्टनर की डेथ हो गई, बट द बिजनेस ऑफ द एलएलपी इज कंटिन्यूड इन द सेम एलएलपी नेम, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और ऑफ द डिसीज पार्टनर नेम एज अ पार्ट देयर ऑफ। एक बंदा था, उसकी डेथ हो गई, एलएलपी का नाम अभी भी वही चला रहे हैं जो पहले वाला था, इंक्लूडिंग हिज नेम एज अ पार्ट ऑफ दैट नेम, इंक्लूडिंग द नेम। उसका जो बंदे का नाम था जिसकी डेथ हुई, उसका नाम उसके नाम उस एलएलपी के नाम में एज अ पार्ट अभी भी यूज हो रहा है। क्या उससे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लायबल कर दोगे? नहीं। क्या उस चीज से उस बंदे की एस्टेट लायबल हो जाएगी? नहीं 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 नहीं। तो हम लिखेंगे शेल नॉट बाय इट सेल्फ। 14 का आंसर इज डी, शेल नॉट बाय इट सेल्फ। सिर्फ उसका नाम वाले में ही आपने कंटिन्यू कर लिया, मतलब जो बंदे की डेथ हुई उसी के नाम अभी भी एलएलपी के नाम में जुड़ा हुआ है, तो दैट डज नॉट मीन कि उसकी एस्टेट लायबल हो जाएगी या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल हो जाएंगे, वो लोग लायबल नहीं होंगे। एंड 15th क्वेश्चन का आंसर इज सर जीसीए कहां पर एप्लीकेबल होता है? कोई इस एक्ट के अंदर टेरिटोरियल एक्सटेंट का क्लॉज है ही नहीं। इस एक्ट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ इट अप्लाइज टू इंडिया, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, ये सब बकवासबाजी यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो यहां पर कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट जो है वो लिखा हुआ ही नहीं है। डन 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 डन, जल्दी बोलो, मेरे को जल्दी से बताओ इसमें कितने लोगों के कितने आंसर्स करेक्ट थे? अगर तुमने नोट किया हो कि तुम्हारे कितने आंसर्स करेक्ट थे, फटाफट से बोलेंगे सब लोग। हाँ जी, आधा सही क्या होता है? एमसीक्यू में आधा सही क्या होता है? इसमें इसमें थोड़ी सी मामला घट गया। कह रहे टेस्ट तो कल है ना, कल बात करेंगे आपसे, कल मिलो आप हमको टेलीग्राम में, वहां आपको देंगे टेस्ट, फिर हम देखेंगे जरा। ठीक है, चलो अब आओ मई 25 वाले पे। लो जी, मई 25 वाले से स्टार्ट करते हैं। Mr. Praveen has approached you to seek the guidance for how many person he can be as a proxy, he can act as a proxy as per section 105। सेक्शन नंबर 105 के साथ आपको बताना है कि आप मैक्सिमम कितने लोगों के प्रॉक्सी बन सकते हो। तो सर मैक्सिमम 50 लोगों के प्रॉक्सी बन सकते हैं जिनके पास मिलाकर 10% से ज्यादा वोटिंग राइट नहीं होने चाहिए। जिनके पास मिलाकर 10% से ज्यादा वोटिंग राइट नहीं होने चाहिए, तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। राइट राइट सर। सेकेंड क्वेश्चन, Mr. Rajan, a member of the company entitled to vote at a meeting of the company shall be entitled to inspect the proxy lodged he has given। अगर कोई बंदा जो entitled to attend and vote है वो proxy inspect करना चाहता है, तो कितने दिन पहले उसको अपना ये इंस्पेक्शन की रिक्वेस्ट कंपनी के पास जमा करानी पड़ेगी? सर कम से कम 3 दिन पहले, एटलीस्ट 3 डेज पहले उसको एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं ये इंस्पेक्ट करना चाहता हूं। अच्छा, उसको इंस्पेक्शन अलाउ कितने दिन पहले किया जाएगा? तो ना मैं ना मुक्का मार दूंगा जो लोग 2 डेज लिख रहे हैं, पिट जाओगे मुझसे। 3 डेज पहले बताना होता है। लक्ष्य रजोरा और प्रीति गुप्ता, पिटाई होगी तुम्हारी पिटाई। 3 डेज होता है नलाय, भाई भगवान 48 घंटे अश्विन कुमार। अरे भाई प्रॉक्सी फॉर्म तुमको 48 घंटे पहले जमा कराना होता है। कोई मेंबर अगर प्रॉक्सी फॉर्म्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट 3 दिन पहले डालता है और उसकी इंस्पेक्शन चालू होती है 24 घंटे पहले। जब मीटिंग स्टार्ट होनी है, वो स्टार्ट वाला जो आर है, मतलब मीटिंग मान लो कल 2 बजे स्टार्ट होनी है, तो उससे 24 घंटे पहले से आपको इंस्पेक्शन करने को अलाउ किया जाएगा। हे माँ माता की रक्षा करना भगवान प्लीज। आगे आओ, थर्ड क्वेश्चन, एज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एडवाइस कीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। है एज द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, चलो समझ लो कि तुम कौन हो, कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हो तुम, ठीक है, बिना करे। एडवाइस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू रिप्लाई टू द क्वेश्चन रेज्ड बाय अ मेंबर, कि बताओ जो कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाती है और कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट रखती है, इनको कब कब कितने टाइम के लिए रखना होता है? तो सर रजिस्टर ऑफ मेंबर बनता है परमानेंटली, ये परमानेंटली प्रिजर्व होता है, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके 8 साल तक क्या होंगे, प्रिजर्व होंगे।
ये आपके 8 साल तक क्या हो जाएंगे, प्रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भरोसा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एज इशूड सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, बताओ इनमें से क्या सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में नहीं आता? क्या सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में नहीं आता? मैं आपसे पूछता हूं, विच इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, बताऊं क्या नहीं आता? सर यूलिप। बाकी सब सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आते हैं, यूलिप इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ द सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन, क्लासिकल डायग्नोस्टिक लिमिटेड प्रपोज्ड फॉर वेरिएशन इन द शेयर होल्डर वोटिंग राइट, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर के राइट्स को चेंज करना चाहती है, तो बताओ कितने परसेंट कंसेंट से रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा? अले यार 75%। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो हमसे? मैंने तो सुना ही फर्स्ट टाइम है यूलिप। मैंने लास्ट ईयर बोल रहा हूँ, लास्ट अटेम्प्ट की राइटिंग प्रैक्टिस में बोला था कि यूलिप का क्वेश्चन आएगा, आ भी गया था, एमसीक्यू में टपका था। कह रहे मैंने सुना ही पहली बार है यूलिप। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी या प्लान। सिक्स्थ क्वेश्चन, वेयर द होल्डर ऑफ एटलीस्ट -% ऑफ द इशूड शेयर हु डिड नॉट कंसेंट, अगर वो लोग चाहें तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं एनसीएलटी को पोपटलाल बनके, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, हमारी वेरिएशन को कैंसिल कराओ। तो कितने परसेंट लोग होने चाहिए? हाँ जी, कितने परसेंट लोग होने चाहिए कि इतने डिसेंटिंग शेयर होल्डर हो तो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लग सकती है? सर 10%। वाओ, कितने परसेंट लोग हो? 10%। वाओ सर, वाओ। आगे आओ। अब ये कुछ फेमा का क्वेश्चन आ गया दोबारा से। ये कोई डॉक्टर रौनक मोसाए है जो रिनाउंड लिरिसिस्ट हैं एंड अ फोक सिंगर वांट्स टू परफॉर्म विद हिज म्यूजिशियंस अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन अ कल्चरल टूर। ये लोग जाते हैं अलग अलग कंट्रीज और वो वहां पे जाके गाना गाते हैं, छल्ला के लब फिरे, ठीक है, इनको वो गाना गाना है। ही नीड टू ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल, किससे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा? तो सीधी सीधी सी बात है सर, नाम में ही तुम खुद लिख के दे रहे हो कल्चरल टूर, क्या कर रहे हो? 2-2 नंबर मुफ्त में बांट रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर रौनक मोसाए हैज इंक्वायर्ड फ्रॉम यू दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज ही अलाउड टू ड्रॉ द फॉरेन एक्सचेंज, किस पर्पस के लिए बंदा फॉरेन एक्सचेंज ले सकता है? नेपाल जाना है, नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि नेपाल भूटान में तो वैसे रुपए चलते हैं, वहां जाके तुमको फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए? पक नहीं मिलेंगे। रेमिटेंस ऑफ 50,000 ऑफ द लॉटरी विनिंग, लॉटरी का पैसा बाहर लेके जाना है, नहीं मिलेगा। स्वीप स्टेक्स खरीदने हैं, नहीं मिलेगा, प्रोहिबिटेड है। हाँ, गिफ्ट के लिए मिल सकता है। यार ये क्या क्वेश्चन है भाई, 2-2 नंबर। लॉटरी मतलब ये तुम्हारी लॉटरी लग गई। डॉक्टर रौनक मोसाए डिजायर टू रेमिट $150,000 फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइज मनी टू द विनिंग टीम इन द क्रिकेट टूर्नामेंट। अब ये कोई इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल की स्पोर्ट्स बॉडी तो है नहीं, ये तो इंडिविजुअल बंदा है। अब ये बंदा क्या करना चाह रहा है? प्राइज मनी देना चाह रहा है $1,00,000 से ज्यादा। बताओ किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा? अले यार, मतलब ये तो मुझे ऐसा लग रहा है इंस्टीट्यूट ने ऐसे दिया था प्लेट के अंदर, लो 6 मार्क्स। ओ भाई साहब, सिंपल है, सिंपल है सर। चलो अगला क्वेश्चन और सिंपल, एज पर एलएलपी एक्ट कौन बंदा रेजिडेंट माना जाता है? भाई साहब, अ पर्सन जो कम से कम इंडिया में 120 डेज रहा हो। मतलब आंसर मैं बाद में लिखूं, पहले दिल निकाल के रख दूं मैं, ये लो। एज पर द एलएलपी एक्ट 2008 वेयर अबव एलएलपी फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर। अच्छा, इसने बोल रहा है कि बताओ क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर की रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड है या नहीं है? तो कौन कौन पार्टनर है इसके अंदर? रोहित और अनुष्का पार्टनर है? रोहित और अनुष्का, रोहित और अनुष्का जो है वो क्या है? एलएलपी में क्या है? पार्टनर है। ठीक है, ठीक है सर। और इन दोनों को डीपी बना दिया गया। रोहित 90 दिन के लिए सिर्फ इंडिया में था, तो इसका मतलब रोहित तो नॉन रेजिडेंट हो गया। हाँ, तो की फर्क पैदा है सर। अनुष्का तो रेजिडेंट है ना, तो दोनों डीपी में से कम एक रेजिडेंट होना चाहिए, वो है। तो ढूंढो आंसर। yes at least one person should be DP who is resident in India and Anushka is a resident in India. This is the correct answer. वाओ सर। अगला, ईयर का मतलब क्या होता है एज पर जीसीए? सर कैलेंडर ईयर, ब्रिटिश कैलेंडर ईयर। एंड ये वाला क्वेश्चन आई लव्ड दैट दे आस्क्ड इन द एग्जाम, क्योंकि जो लोग सिर्फ ऐसा चार्ट से पढ़ के जाते ना, वो ये वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे कि जीसीए के इतिहास क्या था। जीसीए 1897 था, उससे पहले वाला जीसीए कौन सा था? सर 1887, उससे पहले 1868। डेट के साथ पढ़ाया था अगर याद हो तो, डेट के साथ पढ़ाया था अगर याद हो तो, कि पहले ये था फिर ये वाला जीसीए था। तो इन्होंने बोला जब जीसीए 1897 वाला आया
तो वो पुराने वाले कौन से जीसीएस को अपने साथ कंसोलिडेट करके आया था? सर ये वाले दोनों, 1868 एंड 1887। 1868 एंड 1887, राइट? राइट सर। और बेटा ये नोट्स के अंदर भी है, जीसीए के नोट्स दिए हुए ना, वहां पे भी ऊपर टाइमलाइन बना रखी है, रिवीजन में बता भी रखा है, ठीक है? तो एक बार देख लेना। चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन, जेड सूट्स एलएलसी इज द चेन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज प्रपोजिंग to establish a hotel at Goa. It has appointed a chartered accountant, Mr. B, for taking care of the registration formalities. While the registration process was ongoing, कंपनी एंटर हो गई एक लीज एग्रीमेंट में किसी होटल के साथ. ओके कुछ महीने बाद डायरेक्टर ऑफ दिस एलएलसी विड्रू देयर इंटरेस्ट इन द एस्टैब्लिशिंग होटल एट गोवा. कुछ महीनों बाद इनका मूड ही बदल गया, इनके मूड स्विंग हो गए, हम तो होटल नहीं खोल रहे गोवा में. बहुत अच्छे. Due to the news in the social media regarding the fall in the tourism industry, the landowner refused to repay the advance received by him. तो इन्होंने जो टोकन मनी दे रखा था वो बंदे ने देने से मना कर दिया. बताओ क्या ये जो एलएलसी है, ये जेड सूट्स एलएलसी फॉरेन कंपनी जो है, क्या ये उसको केस कर सकती है? नहीं, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ था. तुमने हमारे यहाँ के सारे कंप्लायंसेस पूरे नहीं कर रखे थे, तो अभी आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आप उसके अगेंस्ट कोई केस इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते. So 14th का आंसर is C. The registration process is not yet completed, so this foreign company cannot sue the landowner in the capacity of a foreign company. This is not allowed to use. Section number 393. 393 यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाएगा. एंड लास्ट वाज वेरी वेरी इजी. इंडिया के अंदर डोमेस्टिक डिपॉजिटरी ने रिसिट्स क्रिएट करके दी, डिपॉजिटरी रिसिट्स. तो इंडिया का डोमेस्टिक डिपॉजिटरी रिसिट्स तब क्रिएट करेगा जब बाहर की कंपनी अपने वाले बैंक के पास गई होगी, ओवरसीज कस्टोडियन बैंक के पास, उसने कॉन्टैक्ट किया होगा हमारे यहाँ के डिपॉजिटरी को. डोमेस्टिक डिपॉजिटरी जो हमारे यहाँ का है उसने क्या इशू कर दी होगी? इंडिया के अंदर डिपॉजिटरी रिसिट्स इशू कर दी होंगी, और वो डिपॉजिटरी रिसिट को बोला जाता है आईडीआर. उसको हम लोग बोलते हैं सर इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स. दीज वर योर पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस. मेरे को लगता है 1 घंटा भी मुश्किल से नहीं लगा, राइट? शुरू में तो तुमने वो मजे ही लिए हैं कि आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही. बट अप्रॉक्स यू सी कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, यू विल बी एबल टू हैंडल द एमसीक्यूज. ठीक है, तो मैंने तुम्हें ना सारे एमसीक्यूज जो आईसीआई के रिलीज हैं अब तक भाई वो करा दिए हैं. पिछले सारे 4-5 एमटीपीज करा चुका हूँ, 4-5 आरटीपीज करा चुका हूँ. ठीक है, आईसीआई ने 35 की सिनेरियो बुकलेट रिलीज करी, वो करा दी है. एग्जाम के एमसीक्यूज करा दिए हैं, एग्जाम के एमसीक्यूज करा दिए हैं. ठीक है, सो एवरीथिंग इज डन. हाँ, इसके कितने तुम्हारे ठीक हुए एक बार बताओ जल्दी से चैट पे. 13 राइट थे, तुम देख रहे हो. पेपर में भी यही होगा, पेपर में भी आपके 14-15 सारे एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे. बट तुमको पता है क्या करना है, तुमको ना अब थोड़ा सा काम डाउन होकर पढ़ाई करनी है. ठीक है, लेट मी टेल यू सो मेनी थिंग्स राइट नाउ कि अब देखो, अब इसके बाद तो अपन लाइव वाइव में कम ही मिलेंगे, मतलब कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट लाइव सेशन हुआ तो. बट वीडियोस के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू मैं कनेक्टेड रहूंगा. कल से टेलीग्राम में टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा फॉर एमसीक्यूज, तो रात को 9 बजे पधार देना, उधर लाइव तुमको कनेक्ट करना है. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा. तो व्हेन यू विल सी कि अब क्या होगा ना, अब लास्ट के 10-15 दिन रह गए हैं. ठीक है, थोड़ा ही टाइम बचा है पेपर आने में. धीरे धीरे क्या होगा, सब चीजें अपने एंड पे आनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो अकाउंट्स हो, लॉ हो, ऑडिट हो, व्हाटएवर पेपर यू आर गिविंग, तो वो एंड की तरफ आ रहा होगा. तुमको थोड़ा सा प्रेशर बनेगा कि पेपर आने वाले हैं, मैं सब इतना सब इकट्ठा हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया है, मेरे को अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं यहाँ आंसर दे रहा हूँ तो मेरे से यहाँ आंसर आ रहे हैं, बट मैं पेपर में नहीं कर पाऊंगा. अरे तुम करोगे भाई, जब यहाँ आंसर दे पा रहे हो पेपर में भी वही आंसर देना. आपको पेपर से घबराना नहीं है. यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द एग्जाम्स की हो ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं. कुछ करने की जरूरत नहीं है. दीज लास्ट डेज आर वेरी 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 क्रूशियल. ये लास्ट डेज मैं बता रहा हूँ अल्टीमेटली गेम चेंजिंग डेज होते हैं. पता है कई बार ऐसा होता है जो बंदे पहले वो स्लो आ रहे होते हैं, बट लास्ट में एकदम पिकअप करते हैं, दे पास. बट जो बंदा शुरू से लग के मेहनत करता आ रहा है, अब अगर उसने हिम्मत छोड़ दी तो फिर बेटा फिर काम खराब हो जाएगा. ये 15 दिन अगर तुमने मेहनत नहीं करी फिर काम खराब हो जाएगा. सो प्लीज 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 ये आपको नहीं करना है. ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है. एंड बस एक चीज ध्यान में रख के चलना, तुमने बहुत मेहनत की है. ठीक है, यू हैव स्टडीड सो हार्ड, यू हैव स्टडीड फ्रॉम लास्ट 3 months 6 months, पता नहीं तुम कब से तैयारी कर रहे हो सिर्फ उन 3 एग्जाम्स के लिए. एंड वो 3 एग्जाम्स, वो 3 घंटे अच्छे जाने बहुत जरूरी हैं. और वो 3 घंटे अच्छे तब जाएंगे जब आप यहां से सॉलिड हो. अगर ये वीक हुआ ना
मेंटल स्टेट खराब हुई, ऐसा पैनिक किया, तो बेटा वो 3 महीने की मेहनत जो है ना वो वेस्ट जा सकती है, एंड आई डोंट वांट कि वो वेस्ट जाए। आप मेहनत करते हो 3 महीने 6 महीने, ठीक है, उसकी उसकी सारी चीजें जो आप प्रोड्यूस करके आते हो आंसर शीट पे वो 3 घंटे के अंदर करके आते हो और 3 मिनट में वो चेक हो जाती है। यानी तुम्हारी 3 महीने की मेहनत को जज कर लिया जाता है सिर्फ 3 मिनट में पूरी वो आंसर शीट चेक करके। तो प्लीज एंश्योर कि तुम्हारे वो 3 घंटे अच्छे जाने बहुत जरूरी हैं। आपने कितनी मेहनत की हो डजेंट मैटर, बट दैट 3 आवर्स एक्चुअली वेरी क्रूशियल, वो बहुत क्रूशियल है। कई बार ऐसा होता है कोई टॉपिक हमको नहीं भी हम पढ़ के गए थे, बट उस समय पे हमने दिमाग चलाया, हमने थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, हमने लिख दिया आंसर, तो वो 3 घंटे में जो तुम जादू कर दोगे ना वो हो जाएगा, ठीक है, और तुम पास भी हो जाओगे। बट अगर तुमने अब हाथ पैर छोड़े, तुम ठंडे पड़े, फिर काम खराब होएगा। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूं, बिकॉज दिस इज द लास्ट सेशन एंड आई वॉन्ट यू ऑल, प्लीज डोंट कम अगेन इन माई लाइव क्लास लॉ की, ठीक है। जब अगली बार जनवरी 25 की क्लास ले रहा हूं ना, तुम मेरे से प्रॉमिस करोगे, कमेंट के अंदर लिख के जाओगे, सर वी प्रॉमिस दैट वी विल क्लियर, ठीक है, हमने बहुत मेहनत की है, डेफिनेटली वी विल गिव आवर 100% बेस्ट, हम अपना 100% बेस्ट देंगे। मैं तुम लोगों में से किसी को भी जेन्युइनली मैं जनवरी 25 के लाइव में नहीं देखना चाहता। आई डोंट वांट दीज नेम्स अगेन इन द लाइव चैट। आना लाइव चैट में आना, बट जस्ट टू लाइक कन्वे समथिंग कि सर मैं भी ऐसे पढ़ता था, ऐसा था। अगर ऐसा कुछ लिखना हो कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, आपसे ये सीखा था, फॉर दैट ओनली यू शुड कम। बट उसके अलावा अगर तुम मेरे को यहाँ पे यही आंसर करते मिले ना, मैं तुम्हें कूट दूंगा पकड़ के, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आई ट्रूली बिलीव इन यू, यू प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखना, वो कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे, ठीक है। और उन पे सबसे ज्यादा विश्वास उन्हीं पे होना चाहिए, राइट। कभी ट्रेन में बैठे हो, किसी ट्रेन में बैठे हो, हैव यू एवर ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन? हाँ सर, ट्रेन में बैठे हैं, मेट्रो में भी बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, रेलवे में बैठते हैं ना, ट्रेन में बैठते हैं ना। ट्रेन कौन चला रहा है तुमको पता है? नहीं, यू डोंट नो, ठीक है। प्लेन में बैठे, हाँ बैठे हैं सर, पायलट कौन है कौन नहीं है वो बताते हैं, अच्छा ये है, ये कैप्टन है, तुमको पता है कौन है? यू नो हिम? नो, किसी को नहीं जानते आप, वो आपको नहीं जानता, आप उनको नहीं जानते, बट यू सिट ना, ट्रेन में पता नहीं कितने हजारों लोग बैठे हैं एक बंदे पे विश्वास करके कि वो बंदा हमें हमारी मंजिल पे पहुंचाएगा, ठीक है। आप जिस बंदे को जानते नहीं हो उस पर विश्वास तुम्हें अंधा है कि ये मेरे को वहां पहुंचा देगा, तुम रात को सो जाते हो, मस्त सुबह उठते हो, वो डेस्टिनेशन पे आ गए। द वन हु इज रनिंग द एंटायर कंट्री, द वन हु इज ड्राइविंग द एंटायर कंट्री, उन पे विश्वास नहीं है क्या? उन पे करो और मेहनत करो ना, पास हो जाओगे, काम खत्म। जो पूरी सृष्टि चला रहे हैं उन पे विश्वास रखो, तुम्हारा काम बन जाएगा। हैव फेथ इन गॉड एंड डू हार्ड वर्क। सोचो मैं भगवान पे विश्वास कर लूं, मैं पढ़ाई ना करूं तो फिर मैं पास हो जाऊं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। भगवान भी फल उसी को देंगे जो मेहनत करेगा, ठीक है। तो तुमको लास्ट के 15 दिन बिल्कुल भी मेहनत छोड़नी नहीं है, राइट राइट सर। चलो डन डन सर, कमेंट में लिख के जाएंगे सर, यस वी विल डेफिनेटली क्लियर September 25 at any cost with exemption in the law. I will give my best, 200%, 300%, 500%. Right, right, sir. So it was a nice, lovely journey with you all. बड़े सारे लाइव सेशंस हुए, रिविजन्स के, राइटिंग प्रैक्टिसेस के, एमसीक्यूज के एंड ऑल दैट। एंड मिलेंगे फिर दोबारा कभी कहीं, हमें राही ये जर्नी के, फिर मिलेंगे चलते चलते, ठीक है, ठीक है सर। चलो सी यू। हाँ वो भी जय, वो भी करेंगे, GCIOS का राइटिंग कराऊंगा, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। कल टेस्ट का टाइम जो होगा, जो मॉक वाला टेस्ट है, 2 से 5 दोपहर को, राइट। सी यू ऑल टुमारो और टेस्ट। अब टेलीग्राम में आ जाना, ठीक है, आगे की कहानी सारी तुमको टेलीग्राम में मिलेगी, और टेलीग्राम में कनेक्टेड रहना ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और अगर तुम लोगों ने वीडियो पहली बार ही देखी हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, ठीक है, सारे फ्रेंड्स के साथ कर देना शेयर। एंड एक लास्ट बार मैं चाहता हूँ कि सब लोग वो डायलॉग जरूर लिखेंगे, सर कौन सा? कीप वर्किंग very very hard as someone somewhere is waiting for your success now. You, your parents, me, so many people are actually waiting for your success and I am surely waiting. रिजल्ट का इंतजार है मुझे, रिजल्ट वाले दिन भर भर के स्क्रीनशॉट्स आए कि सर मजा आ गया। पेपर जैसा भी आएगा टफ आएगा, सबके लिए टफ आएगा, तुम्हें मैनेज करना है। पेपर इजी आएगा तो सबके लिए आएगा, ठीक है। जैसा भी आएगा तुमने बहुत मेहनत की है, तुमको बस वो 3 घंटे परफॉर्म करके आना है, दैट्स इट। चलो, so keep working very very hard as someone somewhere is waiting for a success. Thank you so much, take care, tata.
बाय बाय।